अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी हो गई है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया की रिहाई के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत से मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी नहीं हो सकी और पाकिस्तानी नयाद अमरीकी डॉक्टर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद को लाताल्लुक़ कर चुकी। लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पैटर्न इन चीफ के पास दी वन एंड ओनली ऑप्शन एहतजाज का है, जिसका उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है। मगर सवाल यह है कि इस एहतजाज की कामयाबी के कितने चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और तहरीक या धरनों की अगर रिवायात देखी जाए माजी में, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स सड़कों पर निकलते ज़रूर हैं, एहतजाज का हिस्सा भी बनते हैं, मगर मरकज़ी क़यादत कहीं नज़र नहीं आती और ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैगाम देती है कि आगे बढ़ें और इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाएं। माजी में एहतजाज की जिम्मेदारी वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़िम्मे थी, मगर हर अहम मौके पर वो गायब हो जाते हैं। लिहाजा अब की बार एहतजाज पैटर्न इन चीफ तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बजाते खुद जेल से बराह रास्त लीड करेंगे और बाहर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत भी तैयार हो चुकी है और आईन और कानून के मुताबिक डील करने का भी बता रही है। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि PTI का एहतजाज और हुकूमत की इस एहतजाज को कुचलने की हिकमत अमली क्या किसी बहरान को जन्म देगी या फिर अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे। इस सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। इनके साथ साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास साहब, हमने देखा कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ख़ास करके जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब ने पोर्ट्रे किया, अलीमा खान साहिबा ने मीडिया से बाहर आके कहा कि 5 जून को चांसेस आर देयर कि इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा इस केस में, लेकिन ये लगता है लंबा खिंच गया है। आप समझते हैं कि इस केस में कोई चांसेस ऑफ साए या रिलीफ है खान साहब के, उनकी अहलिया के लिए? देखिए, बात सुने फरवा, जब ये केस की डेट लग रही थी, उस तरफ बात हो रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे और हुकूमत के नुमाइंदे मिलके PTI के साथ बैठ के बातचीत करें और मसाइल का हल निकालें। खान साहब ने उस वक्त एक फैसला किया कि नहीं, मैंने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मैंने किसी से नहीं करनी। और उसके साथ वो पहले उन्होंने फील्ड मार्शल के खिताब पे कहा कि खुद को बादशाह बना लेते, फिर यजीद वक्त कह दिया, अब जंगल के बादशाह पे दोबारा आ गए। और रिलीफ किससे लेना है? उसी से जिससे मुज़ाकरात कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट के पास तो इख्तियार नहीं है, उनका ख्याल है। और जज सरकारी हैं बकौल उनके, तो सरकारी जज हैं क्योंकि पहले इनके जज थे और इन्होंने लिख के उन जजों को भी बिल्कुल कंप्रोमाइज करा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि इस पे तो केस डिसमिस हो जाना चाहिए कि ये जज सिर्फ PTI के हक में करते थे, इमरान खान साहब की पिटीशन पे लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा हुआ ना, मेरे ये लफ्ज हैं, ये PTI के हैं। तो अगर PTI के जज इनके हक में फैसला करते थे, वो नहीं रहे, तो इन्होंने कैसे तसव्वुर कर लिया कि सरकारी जज जिनको ये कह रहे हैं, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इनके हक में फैसला करने आए हैं, वो तो इंसाफ और कानून के मुताबिक करेंगे या सरकार के मुताबिक। अगर आप इसको देख लें तो फिर तवक्को कैसी, जब आप सब गुफ्तगू जिन लोगों को आपने कहा, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और अली अमीन को, कि जी आप लोग बातचीत करें, और उन्हीं को गंदा कर दिया। और गंदा कराने के बाद सलमान अकरम राजा को वो ले आए। आपको पता है सलमान अकरम राजा साहब की मिसाल मैं तो आजकल ये शुरू की हुई है कि जो वो एक बच्चा था ना जिसको पुलिस ने डंडे मारे, तो उन्होंने कहा जब पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो ये जो लैंड क्रूजर या रेंज रोवर में बैठ के 24 नवंबर को लाहौर में कैप लगा के सर्दी की गाड़ी में वीडियो दे रहे थे कि जब पुलिस हमें दे दिया है उनके हाथ में कि अब आप तहरीक चलाएंगे। अच्छा, तहरीक चलाने के लिए आज वो उमर अयूब, सलमान अकरम राजा साहब अदालत में नहीं दाखिल हो सके, उनको अदालत ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा जी ये तो प्रोसिक्यूटर ने कहा तो दंगा फसाद फैलाने के लिए आ रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुशावरत के लिए इमरान खान से मिलना आने चाह रहे हैं, ये इस केस में कभी आए ही नहीं है, GHQ हमला केस में, तो इनको कैसे इजाजत दी जाए। अच्छा, उमर अयूब को चुना उन्होंने जब उन्होंने कहा कि मारंग बलोच से भी हम मदद लेंगे, और मारंग बलोच पे हमारी फौज ने कहा कि ये वो लोग हैं जो फितरतुल हिंदुस्तान है और इनको पैसे लगा रही ये रा और बाकी फंडिंग कर रहे हैं। और उमर अयूब कौन है? जो कह रहे थे अलीमा खान साहिबा के हम रकाब होके कि हम नवा कह लें कि वो कह रही थी कि ये तो मोदी के साथ मिलके जंग लड़ रहे हैं।
नवाज शरीफ और ये फौज और सारा हाँ। कुछ फ्रॉड है। और ये कह रहे थे कि जनाब इनके पास तो तेल ही नहीं है जहाज़ों में उड़ाने के लिए और गोले मारने के लिए गोले नहीं हैं। ये तहरीक उन लोगों के हवाले की गई है। खान साहब एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि इन सब में किसी में तेल नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत अगर कुछ करते थे तो वो अली अमीन थे, जिनको 3 दफ़ा गंदा कराया। खुद उन्होंने भी किया अपने आप को और इन्होंने भी किया। ये क्या ठीक। तहरीक चलाएँगे? मुझे तो कोई अभी तक सेंस नहीं मिल रही कि मैं बैठ के करूँगा वहाँ से। और आपसे मिलेगा कोई तो आप करेंगे ना। अगर फैसला ये हो गया एस्टेब्लिशमेंट का कि आपको ना उमर अयूब मिलेगा, ना सलमान अकरम राजा मिलेगा, बाकियों को तो आप बेतबारा पहले कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन इसमें आपने एक पॉइंट डिस्कस किया है कि कैसे तहरीक चलेगी। पर अच्छा साहब, मेरा भी यही सवाल है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी भी लोग कोर मौजूद है, जो उनकी टीम मौजूद है, थोड़ी बहुत जो भी रह गई है, चुनिंदा लोग मौजूद हैं, वो समझते हैं कि वाकई ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये उस तरीके से परस्यू नहीं कर रही है चीज़ों को सीरियसली जिस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, ये बात मुझे पता है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को पता है, सहाफ़ियों को पता है, आप लोगों को पता है, सब यही बात करते हैं। ये खान साहब को क्यों नहीं पता, या खान साहब तक क्यों नहीं पहुंच रही ये बात, या उनको पता है वो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं? बहुत शुक्रिया। तहरीकें तो बहुत चला ली ना उन्होंने। देखे ना, अभी तो वो जेल में हैं। जब वो ख़ुद लीड करके आए थे 2 बार, तो मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, पूरी कौम को मालूम है। एक बार स्वाबी से आए थे, हेलीकॉप्टर के ज़रिए पेशावर से स्वाबी आए और स्वाबी से फिर इस्लामाबाद आए और आगे राना सनाउल्लाह साहब मिल गए उनको। और फिर आए थे 26 नवंबर को, जब आर्मी चीफ़ की तैनाती ब्लॉक कराने के लिए अपने पर्सपेक्टिव में, और इधर इस्लामाबाद की बजाय पिंडी में बैठ गए थे। तो अगर उस वक्त तहरीक नहीं चल सकी या कामयाब नहीं हुई, तो फिर बाद में 5 अक्टूबर या फिर अगले 26 नवंबर जो पिछले साल था 2024 में, वो भी हमने देख लिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब आखिर कॉन्फ्रंटेशन क्यों चाह रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पर वुकला होते हैं, वो सियासतदान नहीं होते। खान साहब इस लीडरशिप को सामने ले आए जो वुकला थे, यानी आप चेयरमैन 53% ऑफ देम आर वेरी न्यू। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब देख लें, अगेन ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल लीडिंग लॉयर। शेर अफजल मरवत साहब लॉयर थे, उनको तो खैर इन्होंने निकाल दिया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक कॉन्टेक्स्ट रहा है, और जिसका इजहार आज फवाद चौधरी साहब ने किया। जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो उन्होंने दुरुस्त कहा, मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है, और सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने नहीं कहा, खुद खान साहब भी इसको तस्लीम कर रहे हैं ना, जब वो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, बकौल पीटीआई के साहिबान के कि इस हुकूमत के पास तो इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारी मुलाकात करवा सकें। जब आप ये समझते हैं, मैं फिर कहूँगा, फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी हकीकत है, तो फिर जब आपने बात करनी है उनसे, तो फिर ये बादशाह कहना, फिर उनको यजीद कहना, फिर इससे पहले भी कि एक शख्स के 10 सालों के लिए पाकिस्तान दाव पे लगाया जा रहा है, और भी बहुत कुछ कहा गया, यानी इनसे पहले वालों को भी जानवर कहा गया। तो जब एक हकीकत आप समझते हैं, एक पावर समझते हैं, अब उनसे आप बात करेंगे या आप उनके साथ टकराएंगे। टकरा तो चुके आपने टकराने की कोशिश तो की। 9 मई को जो मर्जी एक्सप्लेनेशन दी जाए 9 मई की, कि जी हम जा रहे थे तो इन्होंने रोका क्यों नहीं है, फिर अभी कहा कि वो तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। जब आप जा रहे थे, आप जा क्यों रहे थे? उन्होंने तो रोका नहीं रोका वो बात की बात है, आप क्यों जा रहे थे? क्या 77 सालों में, 78 सालों में आपने वाहिद आपकी पार्टी ने ये काम किया, आपने जाकर अटैक कर दिए। सिर्फ जिना हाउस तो नहीं है ना लाहौर जिस पे अटैक हुआ, बाकी जो मुल्क में अटैक हुए वो क्या डिफेंस इंस्टॉलेशन नहीं थी? इसलिए आप टकरा चुके हैं। अभी तहरीक, मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि पहले तहरीक का क्या हुआ जब खुद लीड कर रहे थे, तो अभी क्या होना है? पंजाब मैटर करता है। इवन अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली थी, पंजाब लाहौर ने मैटर किया था। आपकी लाहौर में क्या है? आपकी तो लाहौर वाली पंजाब वाली लीडरशिप भी छुपी हुई है, वो किधर है? हमाद अदर साहब, आपने खुद खान साहब ने 3 बार तारीफ की, लेकिन निकलने भी तो नहीं देते ना पराठा साहब। पंजाब में जो हुकूमत है वो भी तो आपके सामने ही है ना।
ये बात राना साहब ने सही एग्जांपल दी। जो लड़के की एक वीडियो आई थी कि जी वो देखें हम तो इनकलाब लाना चाहते हैं और ये पुलिस वाले इनकलाब नहीं लाने देते। जो तहरीक होती है, इनकलाब होता है, उसके रास्ते में फूलों के हार नहीं बिछाए जाते। I totally वो तो आपका यानी तहरीक है ना वो, जब आप ये कहें कि निकलने नहीं दे रहे नहीं ठीक है, चले मैं लेकिन मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हूँ। मैं दोनों से थोड़ा डिसएग्री करना चाहूँगी यहाँ पे। वो सॉफ्ट कॉर्नर ये है आमिर इलियास साहब कि हमने माजी में देखा 11 साल आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल काटी, जिसकी वो मिसालें पीपल्स पार्टी आज भी कोट करते हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, जेलें काटी, नैब के केसेस भुगते, मरीम नवाज वगैरह सबको। और हम ये बात पीटीआई के दोस्तों को बोलते भी हैं कि जब वो लोग मुश्किल वक्त में थे तब तो आप लोग ये सब कुछ नहीं सोचते थे। बट अगेन मेरा सवाल आपसे ये है कि गवर्नमेंट बेवकूफ़ी नहीं कर रही ये करके कि आप अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं बन रही है पीटीआई की तो ठीक है, नहीं बन रही है, हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। भाई आज नहीं कल नहीं, कितनी देर इमरान खान को अंदर रखेंगे? कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो इनका नुक्ता नज़र कह के आपने बात अपनी की, मैं इसको दोबारा लेके जाता हूँ। चले उनका ही नुक्ता नज़र सही कि जी वो समझते हैं कि सिर्फ फौज है, तो फौज तो रियलिटी है। यही फवाद चौधरी केपी हाउस में जब पीटीआई छोड़ के नहीं निकले थे तो कहते थे फौज और दोनों सियासी जमातें हैं। तो हैं भाई, आपके लिए इस्तेमाल हुई थी दोनों, फौज भी और ये गुड टू सी यू भी। हम बैठे में केस ले आए। तो आप ठीक कह रहे थे, फवाद चौधरी उस वक्त पीटीआई में थे और केपी हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज भी उनको ये रियलाइजेशन हुई कि मैंने भाग दौड़ कर ली, इधर उधर गया, नहीं रास्ता बना मुझे। ये ऐसे ही नहीं ईसीएल से नाम निकला करता। वो लोग कुछ तय करते हैं आपके साथ, आप दोनों तरफ चल रहे हैं। आप फौज डेमोक्रेट हो जाएं और हम बात करें तो पाकिस्तान में बैठे हुए ना, तो फौज हकीकत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप चाहते हैं, लेकिन जहां एक तासुर देना चाहते हैं कि मैं इन हुकूमत से नहीं बात करता, ये तो फजूल है, इनके पास इख्तियार नहीं है। लेकिन आप गोद में भी तो एस्टेब्लिशमेंट की बैठना चाह रहे हैं, क्योंकि आप एंजॉयमेंट कर चुके हैं कि आप उनके जरिए ही वजीर आजम बने थे। अब आप चाहते हैं कि वो इन सब को तलाक दें और आपको दोबारा अपना लें। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप मान रहे हैं कि इन सबको उन्होंने रखा हुआ है। क्रॉस किसको करना है? शहबाज शरीफ को। नहीं, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ। शहबाज शरीफ को क्रॉस करना होगा। गेट नंबर 4 पे शहबाज शरीफ का कब्जा है। वो आप देख लें जंग कितनी मजे से खूबसूरती से लड़ी है। हर जगह पे वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को साथ लेके अभी वो सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। वहां वो मक्का मजमा में इंशाल्लाह ताला सुबह ईद की नमाज भी वहीं पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के वो मेहमान होंगे वहां पे। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये तो बन गए थे वजीर आजम। इन्होंने तो कहा मैं आईएसआई चीफ भी खुद लगाऊंगा। इनको समझा रहे थे भाई हम लाए हैं, तुम क्या कर रहे हो? शहबाज शरीफ रियलाइज कर चुके हैं चीजों को। और वो जब वजीर आजम नहीं थे, वजीर आला थे, पीछे थे भाई के, तब भी वो कहते थे इनसे नहीं लड़ना। मतलब उनकी पूरी हिस्ट्री है एक। तो उसको खराब करने के लिए इमरान खान को कुछ करना पड़ेगा ना। सिर्फ दबा लगाने से कि एस्टैब्लिशमेंट घुटने पे पहला आ जाए। तो वो प्राचा साहब ने सारी डिटेल्स बता दी ना, 25 मई 2022 से लेके और अब तक की। कुछ नहीं ना कर सके आप। जब आप इस पोजीशन में हैं तो आपको जो आपके साथियों ने, मैं आपको नाम बताता हूँ, उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह, साद रफीक, अयाज सादिक, गवर्नमेंट की तरफ से ये वो 3 लोग हैं जो हर जगह हमारे लिए बात करते हैं। और एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी नुमाइंदा होके हमें बैठने की इजाजत दें ताकि हम आपका रास्ता निकालें। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं तो खुद फैसला करूंगा। अच्छा, जब आपसे वो बैठ ही नहीं रहे, आपके लिए उन्होंने 2 शर्तें लगाई हैं। एक, आप माफी मांगेंगे सिद्के दिल से 9 मई की, आइंदा के लिए ना करने का कहेंगे और गवर्नमेंट के साथ जाके बैठेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनकी कौन सी गवर्नमेंट के साथ लड़ाई हुई है कि वो आपके साथ बैठ जाए? शहबाज शरीफ जब रास्ता ही नहीं दे रहे आपको, वहां बोलने से पहले वो काम कर चुके हुए होते हैं। यही तासुर है ना शहबाज शरीफ के बारे में। तो फिर इमरान खान के लिए कौन सा रास्ता है? जब वो सारे ठीक चल रहे हैं, गवर्नमेंट दोबारा अपने पांव पे खड़ी हो रही है, दुनिया में हमारी डिप्लोमेसी को भी माना जा चुका हुआ है, हमारी फौजी कुव्वत को भी मान लिया गया है। और जिसके लिए कह रहे थे कि इमरान खान के बगैर तो पाकिस्तान नहीं और जंग भी नहीं कर सकते, वो तो सारे काम पार हो चुके हैं। उनको थिंकिंग सियासी लोगों से लेनी चाहिए। ये वकला बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो वकालत नामों के लिए ठीक है, वो सियासत नामों के लिए ठीक नहीं है। उन्हें पॉलिटिकल लोगों के साथ इमरान खान को अपनी मुशावरत का दायरा बढ़ाना होगा, अगर वो समझते हैं कि उन्हें कोई सियासी रास्ता लेना है। हाँ, दीवार में टक्कर मारने का, आप कह रहे हैं सियासी रास्ता लेना है तो फिर शहबाज शरीफ साहब पहली ऑप्शन है। अच्छा, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, आप दोनों सीनियर बैठे हुए हैं, अजरा मजाक
वो ये है कि नई नई जब शादी होती है ना तो मियाँ बीवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत होती है, दोनों एक पेज पर होते हैं। आप ये खा लें, आप नहीं, आप ये पहन लें, नहीं आप जो कहते हैं वैसा कर लेते हैं। नई नई बहारें होती हैं, नया नया ज़िंदगी का जो एक सफ़र है वो स्टार्ट होता है, तो नई नई हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है आमिर इलियास साहब। लेकिन जब जैसे जैसे थोड़ी सी आगे बढ़ती है फिर वो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट्स जो हैं और फॉल्ट्स जो हैं वो नज़र आना शुरू होते हैं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, पराचे साहब से पूछेंगे फ़ौज क्यों नहीं मूड बना रही बात करने का, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पराचे साहब, फ़ौज को अगर कायल करना है या यूँ कह लूँ इस्टेब्लिशमेंट को कायल करना है तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं कायल हो रही? क्या वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चले गए हैं या फिर दे डोंट केयर एनी मोर, या फिर उनको लगता है कि जो कुछ अचीव करना था वो अचीव कर लिया, आपको फ़ायदा नहीं है? क्या वजह क्या है? पहले तो ज़रा लाइटर नोट को थोड़ा सीरियस नोट में मैं ले आता हूँ जी जी, कि वो दूल्हे बदलते रहे, शादी होती रही। ये नहीं है कि सिर्फ एक शादी हुई। मसलन 2011 में कोई और थे, फिर धरने थे तो कोई और थे जिन्होंने मरी वाले इलेक्शन में कहा भी था कि हम ये तजर्बा हमने किया है और ये बड़ा कामयाब तजर्बा रहा है। फिर आगे आगे फिर और साहब आ गए जो आजकल इनकी वजह से अताब का शिकार भी हैं, जिनके खिलाफ आजकल कोर्ट मार्शल भी चल रहा है। तो वो जो लाइटर नोट वाली बात है, खुदा के लिए वो बड़ी संजीदा है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और वही वजह है, एग्जैक्टली वही वजह है कि जो इनके साथ अब वो नहीं बैठ रहे। क्या कुछ आपने नहीं कहा, अभी तो आप हुकूमत में थे, आपने कहा कि ये जानवर हैं। आपको एक मज़े की बात बताऊं, अब लाइटर नोट पे कि हम आ रहे थे कहीं से कवरेज करके, हम अभी हवा में ही थे, जब करीब आए तो फिर वो मेरे एक कॉलीग, हमारे कॉलीग यानी किसी और चैनल से, उन्होंने भाग के मुझे इनका वो स्वाबी में या हरीपुर में कहाँ जलसा था जब इन्होंने पहली बार जानवर की बात की। हाँ। कि जी जो इम्पार्शल होते हैं, गैर जानिबदार तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, हाँ न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो हम हंस के हमारा बुरा हाल हो रहा था कि ये क्या बातें कर रहे हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं। असल में जो इर्द गिर्द के उस वक्त के कुछ लोग थे ना, उन्होंने, और फिर वो 11 साल की जो प्रमोशन थी इनकी हर तरफ से कि वाह सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं, आप पता नहीं क्या क्या हैं, तो इनको वो बिल्कुल ही ऊपर उठा दिया ना, जहाँ लॉजिक और रीज़न को छोड़ के इंसान सेल्फ रोमांटिसिज्म में चला जाता है कि बस मैं हूँ। और फिर देखे ना, ये तकरीरों में कहते थे 22 करोड़ पाकिस्तानी मेरे साथ हैं, तो यानी दूसरों के साथ कोई भी नहीं है। यानी वो सिंध में जहाँ बिलावल भुट्टो दरदारी बार बार कहते हैं कि भाई हम 47 वाले नहीं हैं। हाँ। और वो तो 47 का झगड़ा तो पंजाब इस्लामाबाद में या मौलाना साहब के बकौल इधर खैबर पख्तूनख्वा में था, सिंध में तो कोई नहीं था। लेकिन पराचे साहब, चले मैं आपसे यहाँ पे सॉरी कता कलामी की माफ़ी चाहूँगी, एक छोटा सा सवाल ले लें विद ड्यू रिस्पेक्ट। फिर ये सब अगर हो रहा है और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये फार्मूला फिक्स हो गया है, शहबाज शरीफ साहब के साथ ये ऐसे चलेगा? और दूसरा ये कि क्या नून लीग अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकती है? क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, पीडीएम की जब गवर्नमेंट थी तो जब मैं लोगों से बाहर जाके आम लेमैन से पूछती थी कि आप पीडीएम के एहतजाज में निकलेंगे, कोर हार्ट नून लीगी कहता था नहीं निकले। तो आप ये तो अप्रिशिएट करें यार कि वो मोबिलाइजेशन के लिए कम से कम पीटीआई के लोग तो निकलते हैं। दो इश्यूज हैं इस क्वेश्चन में। नंबर 1, एक तो शायद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और साबिक रहनुमा नून लीग के, अभी तो अवाम पाकिस्तान पार्टी बना दी। अभी आज ही मैं किसी के साथ उनका इंटरव्यू था छोटा सा, वो कह रहे हैं कि एंकर जो हैं वो खुद उनको बताते हैं कि उनकी ड्यूटी थी कि एक शो में 30 बार आपने कहना है कि नवाज शरीफ चोर हैं। 30 बार का वर्ड इस्तेमाल किया है। आपको या मुझे या राणा साहब को कोई डाउट है इस बात में? इतना यानी 10-15 साल इतना वो वन साइडेड प्रोपोगेंडा किया गया, इतना प्रोपोगेंडा किया गया, या जरदारी साहब को 14 साल जेल में रखा गया। आज तो कहते हैं कि ज़्यादती हुई। जरदारी साहब की मोहतरमा बहन जो हैं उनको रात को 12 बजे यहाँ इस्लामाबाद के हॉस्पिटल से उठा के जेल भेजा गया कि वो कहाँ जा रही थी।
आज वो याद नहीं है, क्योंकि इनके नज़दीक पाकिस्तान जो है वो 10 अप्रैल 2022 को वजूद में आया था। पहले जो कुछ होता रहा, ये करते रहे, वो किसी को याद नहीं है। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि जो PDM की हुकूमत थी, इनकी 3.5 साल कारकर्दगी, जिसकी बुनियाद पर मेरा ख्याल है ये रास्ते अलहदा हुए या एक आध पोस्टिंग की वजह से, वो तो इन क्वेश्चन भी नहीं आई ना। जो हुकूमती इनके तर्ज अमल था, गवर्नेंस, मोड ऑफ गवर्नेंस, जिसमें चाहे वो वसीम अकरम प्लस थे पंजाब वाले या वसीम अकरम प्लस थे KP वाले, इनकी परफॉर्मेंस पे तो डिस्कशन भी नहीं आई, क्योंकि इनका नैरेटिव इतना स्ट्रांग वही इनके प्रमोटर्स ने बनाया था, उस तरफ तो क्वेश्चन ही नहीं गया। ठीक है। जितनी महंगाई थी वो IMF के एग्रीमेंट की वजह से, वो महंगाई तो PDM की हुकूमत में आ गई उनके गले में। इसलिए ये कहते थे कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान किया, और वो था क्या, महंगाई क्यों थी? जब आप IMF के कहने पे सब्सिडी हटा दें, पेट्रोल एक रात में 100 रुपया महंगा हो जाए या दीगर बिजली महंगी हो जाए, वो रेट वही थे, पहले सब्सिडी मिल रही थी, इनके करदा एग्रीमेंट की वजह से वो सब्सिडी हटा दी गई। इसलिए लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह श्रीलंका बनने से बचा। नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था कि बर्बाद हो जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा, ये तो बल्कि मैं आई एम सॉरी, आई एम कोटिंग हियर, कुछ लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहते थे, क्या वो बात डिस्कस करनी है, वो कहते थे ये बजट तो पिंडी वालों का है, ये पिंडी वाले डिफ़ॉल्ट हो गए। तो खैर इस तरह की बातें मेरा ख्याल से उनको इज्तनाब बरतना चाहिए था। लेकिन आमिर राजा सर, मैं आपसे भी ये सवाल करती हूँ, ये जितना भी वो सीन हुआ पाकिस्तान इंडिया सब कुछ, फ़ौज का मोराल बहुत बुलंद है, हर बंदा पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ा है, लेकिन क्या नून लीग का ग्राफ भी बढ़ा है? जो बात हो रही थी ना कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ, और ये देखें ये तीसरा साल है, और अगर लॉ में चेंज ना आई होती तो ये जनरल आसिम मुनीर का आखिरी साल होता। 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ ने आना था। सर मैं तो सुन रही 27 में तरमीम ही लेके आ रहे हैं। ज़हीर सिद्धू साहब को फैसला हुआ। एक मिनट, जब मार्च में उनके 4 साल पूरे हो रहे थे, एक्सटेंशन का चौथा साल ज़हीर सिद्धू साहब को 5 साल हुआ, तो उनका फायदा हुआ पाकिस्तान को भी, उनको भी। उनको अगले साल मार्च के बाद की एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर ने वादा कर दिया कि हम आपको देंगे जंग में कारकर्दगी की बुनियाद पे। अच्छा, जब फील्ड मार्शल हैं उनकी तो होनी 27 में है रिटायरमेंट, फिर 5 साल की गुंजाइश उसके अंदर मौजूद है, और शहबाज शरीफ बैठे हुए हों। यहाँ पे नॉर्मली तीसरे साल में पुट्टी हो चुकी हुई होती है, लड़ाइयाँ हो चुकी हुई होती हैं, और जनाब दूसरी पार्टियों को दावतें मिल चुकी होती हैं। यहाँ पे तो बाम शीरो शकर वो कभी तुर्की में हैं और आज वहाँ पे अनाकाबा पहुँच रहे हैं। यहाँ अभी तो मैं ये नहीं दावा कर रहा आप कह रहे हैं ये शादी लंबी चलेगी, लेकिन शहबाज शरीफ कहते ये जो है ना, उन्होंने पक्की कर ली हुई है कि भाई अभी करना है, और यही उनको मसला समझ नहीं आ रहा कि अगर मुझे कोई चीज रास्ते में इमरान खान को निकालनी है तो वो इनके दरमियान में दरार जब तक नहीं आएगी, तो दरार वो जितना प्रेशर डालेंगे, इनका जो इस वक्त ताल्लुक है वो और मुस्तहकम होगा, क्योंकि वो पिंडी को गाली देते हैं, पिंडी से रास्ता मांगते हैं। ये बात सबको समझ आ चुकी हुई है कि हजूर पड़े तो हैं बाहों में नहीं पैरों में, कि रास्ता दे दो बस, और तड़ी लगाते हैं कि जनाब मैं आपका गला पकड़ूंगा। ये गलत बात है। इनको पाकिस्तान के रियासतीदारों की जो इज्जत है वो करनी चाहिए, और सियासी इदारा आपका है पार्लियामेंट, जहां से आप इख्तियार और कुव्वत लेते हैं, उसको मजबूत अगर आप नहीं भी बना रहे तो रास्ता आपको फौज भी कह रही है वहां से ले लें। ठीक है, आप सियासी मैदान में आए, ये पाकिस्तान के मफाद में है कि अगर एक आदमी बड़ी सियासी जमात है, पॉपुलर लीडर है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो उनको सियासी धारे में भी तो रहना चाहिए ना। खुद को आइसोलेशन में डाल के वो कब तक उस चार्मिंग क्रेज में रहेंगे जिसका वो समझ रहे हैं कि वो क्रश मौजूद है? ऐसा नहीं है। अब उसको क्रश दूसरी तरह कर दिया जाएगा। ये जितने दिन बढ़ाएंगे इस बात को, उनके नुकसान में जाएगी। देखिए ये आएगा वक्त, आपके सामने आएगा कि ये चीजें जब इधर स्टेबिलिटी आ रही है ना, पहले उन्होंने रियासत बचाने में सारी गाली खुद खाई, पीडीएम की जमातों ने, आपको पता है, और उसमें मतून हुए शहबाज शरीफ, उन्होंने अपना वो रोल जो बतौर चीफ मिनिस्टर एक अच्छा इमेज था वो भी तबाह किया। क्यों? लेकिन उन्होंने तबाह किया इसलिए सबमिसिव होके कि मुल्क को बना लो। वो अगर आईएमएफ की एमडी की मिन्नत कर रहे थे, वो क्या उन्होंने को जेब में पैसे डाले थे? इस पाकिस्तान के लिए डाले थे ना। अभी आपको एक खबर इनके इन 4 मुल्कों के दौरे की कुछ महीनों में आएगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इंशाल्लाह खबर भी देंगे हम। अच्छी खबर है। वैसे सुनने में आ रहा है कि करके आए हैं जिससे अमेरिका से भी कोई अच्छी खबर
खबरें, बल्कि मैं अमेरिका की नहीं कर रहा अभी बात, मैंने आपको 4 मुल्क जो दौरा करके आए हैं ना, उसकी बात कह रहा हूँ ठीक है। कि अच्छी खबर आएगी। और जो कहता है ना बंदा, इंसान दुआ करता है अल्लाह करे कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ और अच्छा इन्वेस्टमेंट के हवाले से फाइनली कर ले कि यार हम तो नहीं तैयार करते, तुम ही कर लो, अमेरिकन कंपनियों के साथ तो तुम्हारे सारी चीजें इन्वेस्टमेंट बनी हुई हैं पाकिस्तान के लिए, कि कौन सा है, कर दो यार, हमारे ऊपर छोड़ दो कि एमओयू के बाद एग्रीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमारी तैयारियां नहीं होती, वहां पे कर लें, कोई अच्छा हो जाए। इस पाकिस्तान को चलाना है, आम आदमी को चलाना है। ठीक। इशू ये है कि ये जो एलीट क्लास है सियासतदानों की, तो देखिए सबने तनख्वाहें बढ़ाई, कोई बोला? पीटीआई ने इनकार किया कि हम नहीं लेंगे तनख्वाह, सूबे में भी नहीं लेंगे, मरकज ठीक। में भी नहीं। ये वो तो लेंगे वो तनख्वाह, वैलिड 5 लाख क्वेश्चन बढ़ा दी है जो सब। एक्चुअली हम किसी लोग ने इनकार पूछते किया? भी हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आमिर साहब, आई टोटली अग्री विद यू, जो आपने पूरा नक्शा खींचा है ना। होप के पाकिस्तान के लिए आने वाली चीज़ें बड़ी बेहतर हो। मेरे पास बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहे हैं, प्राचा साहब आपसे एक मिनट चाहूँगी, दोनों ले लें। ये जो केसेस इमरान खान साहब पे, चाहे वो अलकादर हो, तोशाखाना 2 हो, आप समझते हैं दोनों में से किसी एक का बम गिर सकता है या दोनों का गिर सकता है? देखें, अभी और भी केसेस हैं ना। अच्छा। मसलन ये एक तो अदालती मामला है, मैं तो वो जर्नलिस्ट हूँ जो प्री जज नहीं किया करता। मसलन पहले तो शाखाना वाला निकल गया था, अब इद्दत वाला भी निकल गया था। मैं कुछ नहीं कह सकता 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड हो या कुछ हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मजीद भी तो केसेस हैं ना। हाँ, आप 9 ठीक मई है, वाले भी आप तो वहाँ cases वहाँ इशारा कर तो रहे हैं ये- जहाँ निकलना मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गई प्राचा साहब, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि मुश्किल है। आमिर इलाही साहब, मैं आपको बताऊं, इनको जब मुज़ाकरात करने वाले इनके साथियों ने कहा कि हमें ये बताया गया है, ये तो सजाएं चलती हैं, मुअत्तल भी हो जाती हैं, लेकिन वह आपको जीएचक्यू हमला केस में सजा होगी, फिर आपको बातचीत के बाद जमानत मिलेगी। ये इदारे का फैसला है कि जो हम पे हमला इस तरह करेगा उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, बस ये ज़हन में रखना है। यानी माफी मांगेंगे तो फिर उसके चाहे सुलह बाद भी होनी है तो इस केस में चीजें सजा होनी चलेंगी। है। हाँ, ये वीडियो एविडेंस वगैरह बहुत शुक्रिया आमिर इलाही राना साहब आपका, और शौकत प्राचा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर जब हम भी ऑनर गुफ्तगू करते हैं। एक ब्रेक लेंगे नाजरीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान ने जो गेटवेज खोले हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो या दीगर क्रिप्टो करेंसीज हो, क्या उससे पाकिस्तान को फ्यूचर में कोई फ़ायदा हो सकता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल रऊफ शक्कुरी साहब, हमारे मईशत है, क्रिप्टो करेंसी की एक्सपर्ट भी हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जहां पर दुनिया एक तेज़ी के साथ डिजिटल करेंसी को अपना रही है और शिफ्ट हो रही है, वहां पर पाकिस्तान भी एक इकदाम उठा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल तो बना दी गई है, बिलाल बिन साकिब को, उनका जो सीईओ है, वो भी बना दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ इसको अभी तक कोई हतमी शक्ल इस तरीके से नहीं दी गई कि क्रिप्टो जो करेंसी का काउंसिल है उसकी कोई कानूनी हैसियत मौजूद नहीं है। क्या ये इफेक्ट डाल सकती है, नहीं डाल सकती? पाकिस्तान इस जिद्दत में, इस डिजिटल करेंसी में क्या फ़ायदा उठा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ शक्कुरी साहब, हमारे मईशत क्रिप्टो करेंसी के एक्सपर्ट भी, बड़ा बेहतरीन लिखते भी हैं इस टॉपिक पर। शक्कुरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि डज इट मेक सेंस कि एक तरफ आप अनाउंस कर चुके हैं कि काउंसिल बन गई है, काउंसिल को लीड भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक कानूनी कोई इसकी लीगलाइज हैसियत डिफाइन नहीं की है पाकिस्तान ने, तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है? थैंक यू फरवा। क्रिप्टो पे जैसे आपने कहा, हमने बहुत लिखा भी है। क्रिप्टो काउंसिल का जो क़याम अमल में लाया गया 2000 फरवरी में 2025 में, लेकिन होना ये चाहिए था जब अपॉइंटमेंट हो गई थी, इसकी मेंबरान्स पूरे हो गए थे, तो विद इन 1 और 2 वीक्स क्रिप्टो काउंसिल को ना पब्लिक डिबेट शुरू करनी चाहिए थी इस पर, क्योंकि आप एक हाई वॉलेटाइल सेक्टर को रेगुलेट करने जा रहे हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा आपके जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर है। तो आप जानती हैं कि पाकिस्तान में एक्सपर्टीज़ उस लेवल की नहीं है, तो यू हैव टू ओपन द डिबेट। आप लोगों को बताते कि हमारे ये मॉडल्स हैं, आप एक्सपर्ट्स जो हैं, जो इंडस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होना चाह रही है, कि आप अपनी तजावीज़ दें कि हम इसको किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। लेकिन फरवरी से लेके अभी तक जो क्रिप्टो का कोई काम उसने किया, वो कोई सॉलिड नज़र आ नहीं रहा। जिसमें अपॉइंटमेंट तो उन्होंने कर ली, एक फॉरेन बंदे को भी ले आए जो बाइनेंस का एक CEO था, गो कि उसका बैकग्राउंड बड़ा शेडी है, लेकिन फिर भी आप एक एक्सपर्टीज सीख कर रहे हैं। उसके जो फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या जो भी, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उस पर डिबेट शुरू नहीं कराई। उसमें जो लीगल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप IMF के प्रोग्राम में, आपके पास जो है वो बफर लेकिन बहुत वो कम उस पे है। उन्होंने अमेरिका में जब ये मौजूद थे बिलाल बिन साकिब साहब, तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बस उसे रेगुलाइज करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट ना करने से कोई फ़र्क पड़ेगा, करने से फ़र्क पड़ेगा? और दूसरा सवाल रेगुलेशन वाला भी है कि इसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा पाकिस्तान में?
देखें, यही चैलेंज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेगुलेशंस का है, क्योंकि रेगुलेशन में सिर्फ एक तरह की रेगुलेशंस नहीं है। आपने क्रिप्टो को डिफाइन करना है, आप क्रिप्टो को क्या डिफाइन करने जा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम लीड लेंगे इसमें, इस सेक्टर में, तो आप क्रिप्टो को जब डिफाइन करेंगे, वेदर यू आर गोइंग टू अनाउंस और मेक इट लीगल टेंडर, एक ऐसी करेंसी आप इसको बनाना चाह रहे हैं जो आप, जिसमें आप रिजर्व्स मेंटेन कर सकें, जो एक्सेप्टेबल हो आपके क्रेडिट्स की पेमेंट्स के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी, या आप इसको एज एसेट्स डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि आप इसको जस्ट रेगुलेट करें और प्राइवेट सेक्टर इसको में डील करे जैसे दुनिया में हो रहा है। तो अभी तक कंफ्यूजन वहीं पे है। ये क्रिप्टो काउंसिल का काम था कि पहले 1-2 हफ्तों में ये इस पे एक पेपर इशू करते और पब्लिक ओपिनियंस आउट करते कि दुनिया को भी पता होता कि हम पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हम ये मॉडल हैं उनके और हम ये सजेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा और हम जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अभी तक क्रिप्टो ने कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं बताई, क्रिप्टो काउंसिल ने, कि पाकिस्तान का इसमें मूड क्या है। जहाँ तक बिलाल बिन साकिब की बात है तो उसकी स्टेटमेंट्स बड़ी कंफ्यूज्ड हैं। वहाँ पे वेगस में खड़े होकर वो कहते हैं कि हम क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मेंटेन करने जा रहे हैं। भाई आप कैसे करने जा रहे हैं क्रिप्टो रिजर्व्स मेंटेन? इतना हाई वोलेटाइल सेक्टर है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आप कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन आप अभी इस पोजीशन में नहीं है जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स प्ले कर रहा है। आप या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं क्रिप्टो के साथ प्ले कर सकते हैं। आपको तो आपकी तो स्टेट बैंक की जो इंडिपेंडेंस है वो बड़ी एट स्टेक होगी। आप देखें ना 2026 का अभी जो सर्वेज या जो रिपोर्ट्स हैं, 2026 में पाकिस्तान जो है उसके क्रिप्टो यूजर्स को 28 मिलियंस के करीब होंगे। तो आपके जो अभी अनरेगुलेटेड सेक्टर है तो आपके 28 मिलियंस जो हैं यूज़र्स हैं पाकिस्तान के, और जब आप इसको रेगुलेट करेंगे तो ये कहाँ पे बात जाएगी? तो उसमें सबसे बड़ा इशू जो आएगा वो कैपिटल फ्लाइट का है। तो आप कैपिटल फ्लाइट को रुकने के लिए क्या करेंगे? अब कैपिटल फ्लाइट जो है वो एक, आप उसको जब रेगुलराइज करेंगे तो लोगों की ट्रेडिंग होगी, वो जहाँ चाहेंगे अपने एसेट्स को मेंटेन करेंगे। यही मैं अगला सवाल भी ये करना चाहती शुक्र साहब, क्योंकि अब डिजिटलाइज्ड करेंसी, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड, आप कहीं पर भी किसी भी मुल्क की करेंसी या क्रिप्टो करेंसी जो है उसको ख़रीद सकते हैं और कहीं पर भी बैठ के ख़रीद सकते हैं। आई टोटली गेट इट। बट आपने इन्वेस्ट करना है तो कोई पाकिस्तानी अगर इसे बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है, नॉर्मली हम इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जब आप अपना पैसा मुल्क से निकाल कर किसी 2 नंबर तरीके से बाहर लेके जाते और लगाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी 2 नंबर तरीका है, बट वेयर डू यू सी when it comes to the effects of money laundering and the investment outside पाकिस्तान? तो ये कोई होता है इसका कोई लिंक? देखें, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट, हम पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो है वो रेगुलराइज तरीके से, या जो आप जो वे है एक सही वाला, उसके तरीके से आप जो है इसको कैसे मेंटेन करेंगे कि हम हमारे जो रिजर्व्स भी मेंटेन रहे, हमारे जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर पे इफेक्ट ना आए। और उसके लिए गवर्नमेंट को, जैसे हमने पहले कहा कि गवर्नमेंट को एक डिबेट ओपन करनी चाहिए थी जहाँ पे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन सीख करते कि हम इसको कैसे रेगुलराइज करेंगे। आप क्या चाह रहे हैं कि आप कोई ऐसा लॉ में शिक डालेंगे कि आप अगर जो है क्रिप्टो का एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर आप पाकिस्तानी एक्सचेंज जो ऑपरेट कर रही हैं उनसे खरीदेंगे तो आप इसको फॉरेन जो एक्सचेंज हैं जहाँ पे आपको ये है शक कि आप यहाँ से अपने एसेट्स मूव कर रहे हैं किसी और मुल्क में, कोई एक टाइम फ्रेम रखना चाह रहे हैं कि हम इतने अरसे तक आप जो हैं मूव नहीं कर सकते, या आप इसके लिए क्या लाए अमल है? तो अगर आप इस पर डिबेट नहीं शुरू कराएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई इफेक्टिव लॉ बना सकेंगे या इसकी रेगुलेशंस बना सकेंगे। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का ताल्लुक है तो आई राइट इन डिफरेंट टाइम, उसमें ये है कि आपने जो पहला मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट बनाया हुआ 2020 का, वो भी आपको पता है कि किस तरह से उस वक्त बाजवा साहब थे और पार्लियामेंट का भी इमरान खान के टेन्योर में आपको पता है कि किस तरह से ऑपरेट हो रही थी। तो एक दिन में आपने उसको पास करा लिया, और अगर आप उस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो क्लाजेज हैं उनको देखें तो वो हर जगह पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आता है। तो और यही हाल है कि जब आप ग्रे लिस्ट से बाहर आए तो आपकी टेक्निकल कंप्लायंस तो किसी हद तक आपने बेहतर करके उनको दिखा दी, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस जो है अभी भी वो बहुत लो लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस है। उसकी 11 पैरामीटर्स होते हैं जिसमें से एक हमारा मीडियम कंप्लाइंट है और जो बाकी 10 हैं वो लो लेवल ऑफ कंप्लायंस है। तो आपका तो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उस लेवल की नहीं है कि आप एक ट्रेडिशनल जो आपका सेक्टर है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकें। तो जहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल और नामुमकिन काम है। मैं लास्ट मिनट चल रहा है, मैं चाहूंगी कि 2 सवाल है, मैं दोनों कंबाइन करके आपसे पूछ रही थी। एक तो मुझे
बताएं कि अगर ये लीगल फ्रेमवर्क मुकम्मल नहीं हुआ है या ओपन डिबेट नहीं कराई गई है उस पर कैसे चलेगा, तो फिर ये कैसे काम करेगा? और दूसरा साथ ये भी कि जो हमारी स्टेट बैंक है उसकी पॉलिसीज़ प्रमोट नहीं कर रही हैं फ़िलहाल इसको, तो इसके क्या इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं आपको? स्टेट बैंक की पॉलिसीज, एक्चुअली स्टेट बैंक ने पहले इस पे बैन इस वजह से लगाया था कि हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि इसको कैसे रेगुलेट करें, और वो मुख्तलिफ ममालिक ने किया भी है, वो बात नहीं है। अभी कल वो उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी इसकी रेगुलेशंस पे हम काम करेंगे, तो जब रेगुलेट कर लेंगे तो डेफिनेटली वो स्टेट बैंक भी फॉलो करेगा जो लॉ बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको इसको लॉन्च करने से पहले डिस्कस करनी है। इसकी सबसे मेन फैक्टर, अगर आप इसको लीड करना चाह रहे हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट आप कैसे लाएंगे? आप जाके वहाँ पे लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते। आपको पता है कि इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का आज से 10-15 साल से जो इमेज बन रहा है, आप एक क्रिप्टो समिट क्यों नहीं कराते? SIFC को मेन रोल लेना चाहिए, लोगों को बुलाएं, उनको इस्लामाबाद दिखाएं कि यार हम कितने पीसफुल कंट्री हैं, हम इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप्रिशिएट करने वाले हैं। उन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, इन्वेस्टर्स को बुलाएं, यूनिवर्सिटीज़ को बुलाएं, उनके तजावीज़ लें और फिर इसको की रेगुलेशंस में वो तजावीज़ ऐड करें। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि आप एक दिन आएँ और आप कोई ऑर्डिनेंस जारी करें या आप एक पार्लियामेंट से एक लॉ पास करवाएं। इसमें आपको बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं। FATF के अलावा आपको बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, जिसमें एनर्जी वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्रिप्टो माइनिंग में जा रहे हैं, उसमें इन्वायरमेंट वाले बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उसमें IMF का बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ आपको इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट से डील करना है, आपके क्रिप्टो एसेट्स की रिकवरी है, उसमें OECD की रेगुलेशंस हैं जो टैक्स की रिपोर्टिंग से रिलेटेड हैं। आपको बहुत सारा इस पे काम करने वाला है, और आप ऐसे ब्लाइंडली या आप एक So it's not like that you walk out the door and you announce कि हम ये करने वाले हैं। उसके लिए आपने जो बहुत बेहतरीन तरीके बताया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि IMF का प्रोग्राम है, you have to deal with them. Other things are always there, always have been there, अभी भी हैं। उसके साथ आपको कैसे कोप अप करना है, और फिर इसका कोई प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। उससे पहले फिर बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, उन पर काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ शुक्री साहब, आपने इतनी डिटेल में हमारे साथ ये टॉपिक जो है वो डिस्कस किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इजाज़त दीजिए। अब जब हम दोबारा वापस आएंगे तो ईद जो है वो हम मना चुके होंगे। हज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन इस ईद पर जब आप लोग अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खाएं तो एक बार गाज़ा के बच्चों और गाज़ा के लोगों को ज़रूर याद कीजिएगा, उनके लिए खुसूसी दुआ ज़रूर कीजिएगा, बहुत तकलीफ़ में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।